चलिए कल के काम को आगे बढ़ाते हैं और उसके अंतर्गत हम लोग जो है सबसे पहले कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात विद्युत बल रेखाएं और उनके गुण, एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव और उसका आघूर्ण, तत्पश्चात अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, जिसको हम लोग टाउ से भी दर्शाते हैं, उसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात जो है का जो आखिरी काम होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा। कल हमने जाना था कि कूलाम के नियम से हम लोगों ने कि ये दो बिंदु आवेशों के मध्य बल का व्यंजक हमने प्राप्त किया था, और जो बल का व्यंजक था वह किस प्रकार का था? वह था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ध्यान रखें, ये जो फोर्स का जो फार्मूला था ये किसके लिए था? जब दोनों बिंदु आवेश कहां पर स्थित थे? वायु या निर्वात में स्थित थे। अब आप देखिए इस समीकरण में यदि हम क्या करें, समीकरण में यदि हम क्या करें, Q1 और Q2 को बिल्कुल समरूप मान लें। समरूप मीन्स दोनों की जो प्रकृति है वह बिल्कुल समान है, दोनों आवेशों के जो परिमाण है वह भी समान है। दूसरी स्थिति, मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 हो, क्योंकि ऐसा ही पद्धति में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, R = 1 मीटर। दोनों आवेशों के बीच का जो फोर्स है उसकी वैल्यू हम कितनी रख दें? 9 × 10⁹ न्यूटन रख दें। और फिर इस समीकरण में हम इसकी वैल्यूज को पुट अप कर दें। समीकरण 1 में इन सभी मानों को रखने पर क्या होगा? F की वैल्यू 9 × 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू आप सभी जानते हैं, कितना होगा? यह भी होगा 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q मीन्स Q का स्क्वायर, और R की वैल्यू 1। इस स्थिति जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो Q = हमें प्राप्त होता है 1, या Q = ±1। मीन्स आपको यहां पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? यूनिट। अर्थात इस आवेश को हम कौन सा आवेश कहेंगे? इकाई आवेश कहेंगे। चलिए इन कामों के आधार पर हम इकाई आवेश को परिभाषित करना चाहते हैं। आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी परिभाषाएं आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। जितना काम आपने किया है उसी को परिभाषा के रूप में रच देना है। तो चलिए एकांक आवेश की क्या परिभाषा होनी चाहिए? देखिए, जब दो बिंदु आवेश, यहां पर जो दोनों आवेश थे वो कहां पर स्थित थे? कैसे आवेश थे? बिंदु आवेश थे। कहां स्थित थे? तो वायु या निर्वात में स्थित थे। तो जब दो बिंदु आवेश वायु या निर्वात में, दोनों बिंदु आवेश कैसे होने चाहिए? समरूप होना चाहिए। एक शब्द और जोड़ दीजिए, तो जब दो समरूप बिंदु आवेश कहां पर हो? वायु या निर्वात में स्थित हो, और उनके बीच की दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो। निश्चित रूप से उनके बीच जो बल लगेगा वह कितना बल लगेगा? कौन सा बल लगेगा? सबसे पहले तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और कितना बल लगना चाहिए? 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। तो उस परिस्थिति में जो आवेश की वैल्यू होगी वह कितनी होगी? इकाई आवेश होगी। तो चलिए एकांक आवेश की क्या परिभाषा होगी? जब दो समरूप आवेश वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, और उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो वे बिंदु आवेश इकाई आवेश या एकांक आवेश कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए, यह तो हुई एकांक आवेश की परिभाषा। अब हम आज का जो सेकंड पार्ट है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं उसकी तीव्रता, उसका व्यंजक हम प्राप्त करेंगे।
उसका मात्रक देखेंगे, उसका लीनियर सूत्र हम ज्ञात करेंगे और वो अदिश राशि है या सदिश राशि है इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र है क्या। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, किसी बिंदु पर स्थित है, सपोज कि वो बिंदु O है और उस पर हमने कोई बिंदु आवेश प्लस Q रख दिया है। निश्चित रूप से उसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जहां तक कि उसका प्रभाव होगा। तो जहां तक उसका प्रभाव होता है उस प्रभाव क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लीजिए कोई बिंदु आवेश स्थित है और उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, किसे हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे, तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे ही हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, हमारे पास बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर यदि हम किसी दूसरे आवेश को रख दें, इस दूसरे आवेश को हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। तो यह परीक्षण आवेश क्या करेगा, यह परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करेगा और यह बल किसके कारण से लगता है, यह बल कूलाम के नियम की सहायता से हम इस बल को समझ सकते हैं। इस बल कूलाम के नियम की सहायता से लगने वाले बल की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर यदि हम किसी परीक्षण आवेश को रख दें तो उस पर क्या लगने वाला है, निश्चित रूप से वह क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा और साथ ही साथ अलग अलग बिंदुओं पर इस बल का मान कैसा होगा, अलग अलग होगा और साथ ही साथ इस बल की जो दिशा होगी, अर्थात इस बल की जो दिशा होगी वह भी कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र को समझा, फिर से एक बार विद्युत क्षेत्र है क्या चीज। विद्युतीय किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए अब हम जानना चाहते हैं उस विद्युतीय क्षेत्र में, उस विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहां आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है और उसके किसी भी बिंदु पर यदि हम क्या चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उस बिंदु पर आपको एकांक धनावेश की कल्पना करनी होगी और इस एकांक धनावेश पर जितना भी बल लगेगा, किसके कारण से, इस बिंदु आवेश के कारण से, वह बल इस बिंदु P पर क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के बराबर होती है। समझ में आया? ओके। मान लीजिए अब आप सोचें कि यहां पर इकाई धनावेश न होकर के मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए Q0, जिसे हम कौन सा आवेश कह रहे हैं, परीक्षण आवेश कह रहे हैं। तो इस बिंदु आवेश प्लस Q के कारण इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा, निश्चित रूप से हम इसे कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्या निकालेंगे, सबसे पहले परीक्षण आवेश Q0 पर बिंदु आवेश Q के कारण बल किस नियम से ज्ञात करेंगे, कूलाम के नियम से हम प्राप्त कर सकते हैं। कूलाम के नियम से कितना होगा, यह फोर्स F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q into Q0 upon R का स्क्वायर।
ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा वो कितने आवेश पर लगा? Q0 आवेश पर लगा। तो इकाई आवेश पर कितना बल लगेगा? यदि Q0 आवेश है तो F बल लग रहा है। तो यदि हम उस बिंदु P पर एकांक धन आवेश को रख देते तो उस पर कितना फोर्स काम करता? आपको हमें क्या करना होगा? उस फोर्स में आपको उस परीक्षण आवेश का भाग देना होगा। निश्चित रूप से जैसा कि मैंने अभी परिभाषा के रूप में बताया, एकांक धन आवेश पर जितना भी बल लगता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दर्शाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला तैयार हो गया, प्राप्त हो गया, हमें किस रूप में प्राप्त हुआ? E = F/Q0। इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहां से आप याद कर सकते हैं। F/Q0 कितना बचेगा? ये है 1/4πε0 Q/R²। ये जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ यह कहलाता है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण से? इस बिंदु आवेश के कारण से। तो यदि हमें एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड परीक्षाओं में कि आप किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त करेंगे, तो सर्वप्रथम आप क्या लेंगे? एक बिंदु आवेश लेंगे। बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई दूसरा बिंदु P लेंगे जिस पर कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तत्पश्चात आप क्या करेंगे? बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे और फिर उस परीक्षण आवेश Q0 पर बिंदु आवेश Q के कारण लगने वाले बल की गणना करेंगे और यह बल किस नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे? कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। और जैसे कि कूलाम के नियम की सहायता से ये जो फोर्स की वैल्यू है कितनी आई? 1/4πε0 Q/R²। देन जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या चीज? इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल। जब Q0 आवेश पर F बल लग रहा है तो इकाई आवेश पर कितना बल लगेगा? F/Q0। और इसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस फार्मूले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें 1/4πε0 Q/R²। चूंकि हम ये पूरा का पूरा काम जो है SI सिस्टम में कर रहे हैं, यहाँ पर आपको यूनिट भी लिखनी होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी आपको लिखना होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम आसानी से लिख सकते हैं। Q के लिए हम क्या लिखेंगे? SI पद्धति में कूलाम प्रति r जो कि डिस्टेंस है उसके बदले हम क्या लिखेंगे? मीटर का स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बना? कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर। जैसे कि हमने इसके पहले की क्लासेस में भी आप लोगों को बताया था, जब भी कोई भौतिक राशि हमारे सामने आती है तो उसके बारे में आप कंप्लीट एनालिसिस कीजिए। जैसे कि सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझें। उसके बाद में आपको क्या जानना है? उसका मात्रक क्या होगा, उसका यूनिट सूत्र क्या होगा, वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदिश राशि है कि सदिश राशि है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होनी चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिरकार है तो एक बल ही, और चूंकि बल कैसी राशि होती है, बल एक सदिश राशि होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि होनी चाहिए? एक सदिश राशि ही होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। और जब सदिश राशि है तो उसकी अपनी दिशा भी होनी चाहिए। उसकी अपनी दिशा क्या होगी? जिस दिशा में वो परीक्षण आवेश जाएगा, जिस दिशा में एकांक धनावेश पर बल लगेगा, वही बल की दिशा, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही किस बात को प्रदर्शित करेगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ओके, ये तो बात हुई सदिश है कि अदिश राशि है, हमने देखा कि ये सदिश राशि है। अब हम जानना चाहेंगे इसका मात्रक क्या है। मात्रक बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप यहीं पर देख रहे थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर होना चाहिए। इसके आधार पर यदि आप बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? देखिएगा, इसके आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? आप जानते हैं F का मात्रक कौन है? F चूंकि एक फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन प्रति Q0 एक आवेश है, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। एक दूसरी यूनिट भी आपके सामने आ गई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो मात्रक है, एक मात्रक हम ये भी कह सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, और दूसरा मात्रक हम लोग कह सकते हैं कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर। चलिए अब हम
ये तो हो गई मात्रक की बात। अब हम जानना चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा। विमीय सूत्र भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का विमीय सूत्र, चूंकि हम देख रहे हैं E इज इक्वल टू, जो फार्मूला हमने तैयार किया है, F अपॉन QC। तो E का विमीय सूत्र क्या होगा? E का विमीय सूत्र होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें F का विमीय सूत्र लिखना होगा, तत्पश्चात जो है आवेश Q0 का हम क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र लिखेंगे। F चूंकि एक फोर्स है और पिछली क्लासेस में हमने देखा है कि F चूंकि फोर्स है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT-2। आवेश का विमीय सूत्र कल ही हमने देखा, आवेश का विमीय सूत्र होता है A इंटू T। आवेश बराबर धारा इंटू समय। और धारा के लिए हम कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं, कौन सा संकेत का उपयोग करते हैं? A फॉर एम्पियर और समय के लिए T फॉर टाइम, राइट? ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो जो वैल्यू मिलती है mLT-3 A इनवर्स, और इस तरह से हमें जो है E का विमीय सूत्र भी प्राप्त हो गया। तो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी पूरी इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए विद्युत क्षेत्र का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या है और उनके गुण कौन कौन से हैं। विद्युत बल रेखाएं व उनकी गुण। तो पहले सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन में आपके सामने रखूं। विद्युतीय बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश दमन करता है। विद्युतीय बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है, निष्कोण मींस स्मूथ। विद्युतीय बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है। दूसरी परिभाषा यदि हम देना चाहें, अभी हम समझेंगे इसे। विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखते हैं किस तरह से प्रदर्शित करती है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि विद्युतीय बल रेखाएं क्या है? एक प्रकार का पाथ है, एक प्रकार का रास्ता है। किसका रास्ता है? जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश क्या करता है? गमन करता है। ठीक है, इसके गुणों के बारे में सबसे पहले हम विद्युतीय बल रेखाओं को खींचना सीखेंगे कि कैसे हम विद्युतीय बल रेखा खींचते हैं। मान लो कि कोई बिंदु आवेश है, वो किस रूप में? एक बिंदु आवेश के रूप में, अकेला बिंदु आवेश। इस पर इसके पास कोई एक मान लीजिए इकाई धनावेश को ले जाकर हम रख दें तो किस दिशा में चलेगा? निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। यह प्लस क्यू आवेश क्या करेगा? उसे इस दिशा में प्रतिकर्षित करता चला जाएगा। अर्थात इकाई धनावेश के चलने की दिशा क्या होगी? ये जो होगी इकाई धनावेश के चलने की दिशा होगी। तो इस बिंदु पर जो बल रेखा खींचेंगे वह बल रेखा का डायरेक्शन कैसे होगा? कुछ इस तरह का होगा। यदि हम इकाई धनावेश को यहां रख दें तो इकाई धनावेश इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। यहां रख दें इकाई धनावेश इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, जिसको हमने तीर के निशान की सहायता से दर्शाया है, ये सभी बताते हैं विद्युतीय बल रेखाओं के चलने की दिशा। निश्चित रूप से जब कोई आवेश बिंदु आवेश के रूप में हो, अकेला हो, तो उनका जो उनके द्वारा प्राप्त विद्युतीय बल रेखाएं होगी वह कैसी होगी? कुछ इस तरह की होगी। और इस तरह से प्राप्त होने वाली विद्युतीय बल रेखाएं एक जी। मान लीजिए यही बिंदु आवेश कैसा हो? नेगेटिव चार्ज के रूप में हो,
यहाँ पर अभी धनावेश क्या होगा, ये बाहर की तरफ जा रहे थे। अभी ऋणात्मक आवेश क्या करेंगे, इकाई धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जो बलरेखाओं की दिशा होगी कैसी होगी, कुछ इस तरह की होगी। यदि इकाई धनावेश इधर किस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे। इकाई धनावेश यहाँ कहीं रखा हो तो किस डायरेक्शन में चलेंगे, आकर्षण होगा मतलब इस डायरेक्शन में चलेंगे। और इस तरह से हम बलरेखाओं को दर्शा सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जब बिंदु आवेश अकेला है, ऋणात्मक आवेश है, उनके द्वारा जो बलरेखाएं होंगी वो कैसी होगी, वह बिंदु जी होगी, किंतु जो है अंदर की तरफ इनका जो पाथ होगा बिंदु आवेश की तरफ होगा। जब यहाँ पर हमने क्या देखा था, इनका जो पाथ था वो कैसा था, बिंदु आवेश से दूर की होगा, दूर जा रहा था। बिंदु आवेश इकाई धनावेश कैसे जा रहा था, बिंदु आवेश से दूर जा रहा था। और भी हम लोग बलरेखाओं को दर्शाने के लिए खींच सकते हैं। सपोज कि एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू और दूसरा बिंदु आवेश कैसा है, माइनस क्यू। यहां पर कहीं हम लोग क्या करें, किसी इकाई धनावेश को रख दें, किसी इकाई धनावेश को यहां पर ला करके रख दें। यहां पर क्या होगा, दो फोर्स एक साथ काम करेंगे। एक फोर्स तो कौन सा होगा, यहां इकाई धनावेश क्या करेगा, यहां प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, इस इकाई धनावेश को दूर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। यह माइनस क्यू आवेश क्या करेगा, उसे अपनी ओर उसे आकर्षित करने का प्रयास करेगा। चूंकि ये इकाई धनावेश प्लस क्यू के समीप है, यहां पर जो फोर्स होगा, यह फोर्स कैसा होगा, इसका परिमाण कैसा होगा, अधिक होगा। यह फोर्स इसके कारण से लगने वाला जो फोर्स है वह कैसा होगा, इसकी तुलना में अपेक्षाकृत कम होगा। रिजल्टेंट फोर्स प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स प्राप्त करने के लिए हम लोग सदिश जोड़ का जो फार्मूला है उसका यूज करते हैं। और जो विकर्ण है, यहाँ जो विकर्ण प्राप्त होगा यह बताता है इस इकाई धनावेश पर नेट फोर्स। और चूंकि इकाई धनावेश पर लग रहा है ये नेट फोर्स, और इसलिए हम लोग कह देंगे इस फोर्स को हम लोग कह देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निश्चित रूप से जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है, बल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इकाई धनावेश के डायरेक्शन में चलना चाहिए, इस डायरेक्शन में इकाई धनावेश को चलना चाहिए। फिर से इस इकाई धनावेश पर फिर से प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण फोर्स लगेंगे, फिर से हम उसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। बार बार हम इस तरह से रिजल्टेंट निकालते चले जाएंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी बल का मान हम लोग जो है बार बार निकालते चले जाएंगे। और इस प्रकार से यह इकाई धनावेश क्या करता जाएगा, इस पाथ से होता हुआ यहां पहुंच जाएगा। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इकाई धनावेश का जो रास्ता है, इकाई धनावेश का जो चलने का जो रास्ता है, कुछ हमें इस तरह से प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं ये जो वक्र हमें मिल रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये वक्र कैसा है, कुछ इस तरह का है। प्लस क्यू आवेश से निकला और माइनस क्यू आवेश पर जाकर वो मिल गया, जो कि कैसा है, पूरी तरह से निष्कोण है, पूरी तरह से स्मूथ है। तो विद्युत बलरेखा की क्या परिभाषा थी, विद्युत बलरेखा वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र इकाई धनावेश गमन करता है। इसके आधार पर एक परिभाषा में भी दे सकते हैं, विद्युत बलरेखा वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किस बात को प्रदर्शित करती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस तरह से हमने देखा कि विद्युत बलरेखा की दो परिभाषाएं आपके सम्मुख आ चुकी हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि विद्युत बलरेखाओं में ऐसे कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो जैसा कि सबसे पहला गुण तो आपके सामने ही है, विद्युतीय बलरेखाएं कहां से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर मिल जाती हैं। और इस प्रकार से यह एक ओपन वक्र होता है, खुला वक्र होता है। आगे के अध्याय में जब मैग्नेटिज्म हम लोग देखेंगे तो ये जो वक्र मिलता है हमें इस तरह का ओपन वक्र न मिल करके एक बंद वक्र हमको प्राप्त होता है। यूं कहें कि विद्युतीय बलरेखाएं खुला वक्र बनाती हैं और चुंबकीय बलरेखाएं जो है एक बंद वक्र बनाती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है, अभी हमने देखा कि विद्युतीय बलरेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किस बात को प्रदर्शित करती है, यह प्रदर्शित करती है परिणामी विद्युत
क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह इसका दूसरा गुण हुआ। इसका जो तीसरा गुण है, विद्युतीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी है। विद्युतीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चलिए हम इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, क्यों नहीं काटती? तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए, इस बात को हम कोट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, और जब काटती है तो निश्चित रूप से एक कटान बिंदु आपको मिलेगा। ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कौन सा बिंदु कहेंगे? इस बिंदु को हम लोग कहेंगे कटान बिंदु। इस कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? पहली वाली बल रेखा के लिए ये पहली स्पर्श रेखा है, दूसरी वाली बल रेखा के लिए ये दूसरी स्पर्श रेखा है। अभी हमने देखा कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बात को प्रदर्शित करती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो क्या एक ही बिंदु पर दो, एक ये और दूसरा ये, क्या दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कैसी होनी चाहिए? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कैसी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। तो चूंकि यहां पर हमने माना था कि जो विद्युतीय बल रेखाएं हैं वे परस्पर काटती हैं, और जब परस्पर काटती हैं तो कटान बिंदु पर हमने कितनी स्पर्श रेखाएं खींची? 2 स्पर्श रेखाएं खींची, और दोनों की दोनों स्पर्श रेखा किस बात को प्रदर्शित करती है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है, और जो कि कभी भी संभव नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमने जो हमारी जो अवधारणा थी कि विद्युतीय बल रेखाएं दोनों एक दूसरे को काटती है, वो संभव नहीं है। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि विद्युतीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण गुण हुआ। चौथी जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वो ये है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक के लंबवत होती है। इसको आप स्पेशली याद रखेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है आगे की फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें बहुत काम में आने वाला है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी, विद्युतीय बल रेखाएं जहां सघन होगी, हम कहेंगे वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? अधिक होगी। और जहां विद्युतीय बल रेखाएं विरल होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? कम होती है। इसके अलावा जो विद्युतीय बल रेखाएं होती हैं वे एक लचकदार डोरी की तरह लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है, कुछ इस तरह। मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये उसकी लंबाई की दिशा हुई। तो जो बल रेखाएं होंगी हमें कुछ इस तरह से हमको प्राप्त होती है। तो लंबाई की दिशा में ये बल रेखाएं क्या हो रही है? कुछ संकुचित हो रही है, सिकुड़ रही है। इसका मतलब हम फाइनली ये कह सकते हैं कि विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। इसके साथ साथ ही लंबाई के लंबवत यदि हम देखें तो यह बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वे एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित कर रही हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वो हमने आपके सामने रखा। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है एक समान विद्युत क्षेत्र। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र की क्या मीनिंग होगी? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। यदि मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है तो एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम विद्युतीय बल रेखाओं को खींचें तो सभी की सभी जो विद्युतीय बल रेखाएं होंगी कुछ इस तरह से कैसी होगी? एक समान होगी। बल रेखाओं को देखकर हम बता सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वह कैसा विद्युत क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए असमान विद्युत क्षेत्र होगा तो असमान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं जो हैं कभी भी समानांतर नहीं होगी, अलग अलग डायरेक्शंस में होगी। ये जो विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह कैसा विद्युत क्षेत्र है? असमान विद्युत क्षेत्र है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव को समझने के लिए बस इसका विश्लेषण करते हैं शब्दों का। विद्युत मीन्स चार्ज, आवेश, और द्विध्रुव यानी कि डाइपोल मीन्स दो पोल, दो बिंदु आवेश। इसमें दोनों बिंदु आवेश कैसे होने चाहिए? सबसे पहले उनके परिमाण समान होना चाहिए, उनकी जो प्रकृति है वह कैसे होनी चाहिए? भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो आवेशों की इस निकाय को हम लोग कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो चलिए वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हैं। जब दो बिंदु आवेश जो कि परस्पर कैसे हैं? विजातीय हैं, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो आवेशों की इस निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अर्थात जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेश की इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एक एग्जांपल लेते हैं। एक अणु में हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु से मिलकर बना है। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है वह कैसा है? आंशिक रूप से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन यह आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो एक अणु है वो एक प्रकार से किस भांति काम करेगा? एक वैद्युतीय द्विध्रुव की भांति काम करता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई वैद्युत द्विध्रुव की। अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम लोग संकेत स्मॉल p से दर्शाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है, जो दो बिंदु आवेश हमारे पास है उसमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए और उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? 2l से दर्शाते हैं। तो बिंदु आवेश का किसी भी एक आवेश का परिमाण और उन बिंदु आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है, इस गुणनफल को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए अब हम इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की चर्चा करें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा Q फॉर हम लिख सकते हैं कूलम, और 2l की डिस्टेंस है दोनों बिंदु आवेशों के बीच की, तो हम लोग लिख सकते हैं दूरी का मात्रक कौन होता है? ऐसा प्रकृति में कूलम मीटर। ये जो मात्रक होगा उस मात्रक को कौन सा मात्रक कहेंगे? ऐसा ही मात्रक कहेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? कूलम मीटर होगा। विमी सूत्र वेरी सिंपल। विमी सूत्र लिखने के लिए आप क्या करेंगे? P का विमी सूत्र क्या होगा? कल हमने देखा था Q का विमी सूत्र। Q कौन है? आवेश, और आवेश का विमी सूत्र AT, और 2l की डिस्टेंस है उसका विमी सूत्र क्या होगा? L। तो फाइनली जो विमी सूत्र होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उसे हम क्या लिख सकते हैं? LTA। ये कहलाएगा विमी सूत्र वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि है तो उसकी अपनी दिशा भी होनी चाहिए। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, नेगेटिव चार्ज से माइनस आवेश से प्लस Q आवेश की ओर दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। ये तो बात होगी सदिश। सदिश जैसे कि अभी हमने देखा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? एक सदिश राशि है और उसकी दिशा के संबंध में। नेक्स्ट,
यहां पर जो बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छी स्थिति में विद्युत के कारण विद्युत शक्ति की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में विद्युत के कारण तीव्रता। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि विद्युत के सापेक्ष अच्छी स्थिति क्या है, विद्युत के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति क्या है।